पिछले डिस्कशन में हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट कैसे हुई। बेटे आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज फॉर्मेशन ऑफ microspores in microsporangium. क्लियर? तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया था उसकी डिस्कशन हमने पिछले क्लास में किया था। ये स्ट्रक्चर है, आप देखो। ईच एंथर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड हुआ था। देयरफॉर बाइलोब्ड में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एंथर लोब पर, ये ध्यान से देखो, ये माइक्रोस्पोरेंजिया एक है और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आप देखो स्पोरोजीनस टिश्यूज था यहां, जो चारों तरफ से एंथर वॉल से कवर्ड था। क्लियर? हमारा एंथर वॉल कितने लेयर का है? 4 लेयर का। सबसे आउटर मोस्ट वन एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। क्लियर बच्चों? तो अब यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। तो अब देखो, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज, और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के मोस्ट ऑफ द सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे इसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? अब ये मदर सेल मियोसिस में जाता है। यहां से देखो, ये मियोसिस में जाता है। पता है आपको, मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। तो मियोसिस में जाने के बाद ये बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड इसलिए बोलते हैं कि ये सभी सेल एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देयरफॉर दे आर क्लस्टर ऑफ 4 cells, therefore called microspore tetrad. क्लियर? इन जनरल अब माइक्रोस्पोर टेट्राड नॉर्मली अलग अलग शेप के होते हैं एंजियोस्पर्म में, बट यहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ सिर्फ 2 शेप जो मोस्ट कॉमन है। फर्स्ट है आइसोबाइलेटरल एंड अनदर वन इज टेट्राहेड्रल। आइसोबाइलेटरल इस तरह दिखेगा। ऑल द 4 cells will be visible in this form. Look like this is the isobilateral. एंड टेट्राहेड्रल में आप देखोगे 3 cells तो दिखाई देता है, बट 1 cells इसके बैक साइड में। तो ये शेप हुआ टेट्राहेड्रल। अब आप लोग के दिमाग में बातें चल रही होगी कि अलग अलग शेप क्यों होता है। तो बेटा देखो, मियोसिस आपने पढ़ा है, मियोसिस 2 फेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, और फिर मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद देन साइटोकाइनेसिस होगा। यहां यही रीजन है कि सेल की और न्यूक्लियाई की डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाती है। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड।
बट कुछ मियोसिस में क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट के साथ साथ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ होते हैं, दो सेल अलग हो गए, फिर ये मियोसिस सेकेंड में जाएगा तो ये दो सेल अलग हो गए इस तरह। तो यहां सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस हो रहा है और इस कंडीशन में ये शेप बना लेते हैं आइसोबाइलेटरल। क्लियर हुआ कैसे शेप बना? टेट्राहेड्रल में साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद हो रहा है, दैट मीन्स मियोसिस कंप्लीट होने के बाद हो रहा है, ये कंडीशन हुआ यहां। एंड आइसोबाइलेटरल कंडीशन में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए आइसोबाइलेटरल टाइप शेप अपीयर होता है। इन जनरल याद रखना, आइसोबाइलेटरल बेटा एडवांस टाइप माना जाता है, ठीक है, और ये मोनोकॉट पॉलन की कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि टेट्राहेड्रल डाइकॉट पॉलन में पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन कहां हो रही है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। क्लियर? अब जैसे जैसे हमारा एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो टेट्राड के जितने सेल हैं, जैसे ये टेट्राड है, तो बेटा सभी सेल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सभी अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स ऑल द 4 सेल विल बी सेपरेटेड। और टेट्राड के जो सेल अलग हो गए, इसी सेल को अब हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। क्लियर? और यही माइक्रोस्पोर, एक एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? ये हुआ पॉलन ग्रेन। एंड पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड है, जो गैमीट बनाता है, दैट मीन्स स्पर्म बनाता है, फॉर्म्ड स्पर्म। देयरफॉर इस पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट। ये आपको ध्यान रखना है। हैप्लॉइड बॉडी जो गैमीट फॉर्मेशन करता है उसे कहते हैं हम लोग गैमीटोफाइट। क्लियर हुआ यहां तक? तो अब हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं कि पॉलन ग्रेन होता क्या है और फिर ये गैमीट बनाता कैसे। तो देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्ड होते हैं ऐसे। ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं एक्साइन, जो काफी हार्ड लेयर है, हार्ड है, थिक है, आउटर है, और ये बेटा बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। ये ध्यान रखना है आपको। किसका बना है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन केमिकली फैट डेरिवेटिव है, और ध्यान रखना किसी भी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता, कांट बी डाइजेस्टेड बाय एनी एंजाइम। क्लियर? यही रीजन है कि हम पॉलन ग्रेन को बहुत दिनों तक प्रिजर्व कर कर रख सकते हैं एज ए पॉलन बैंक। क्लियर? जो कि अब इनर लेयर की बात करें, जो इनर लेयर है इसे कहते हैं हम लोग इंटाइन, और ये काफी सॉफ्ट लेयर है, थीन लेयर है, एंड ये बना होता है, याद रखना, सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलकर। दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं। किसका बना होगा बेटा? सेलुलोज एंड पेक्टिन का। कहीं कहीं ये एक्साइन एब्सेंट होता है, छोटा छोटा पोर बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अब जिस पॉइंट पर एक्साइन एब्सेंट है, पोर बन रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। और जर्म पोर का मेन फंक्शन है पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करना, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करना। ये ध्यान रखना है आपको। हाँ,
अलग अलग एंजियोस्पर्म में इस जो पॉलिन जर्म पोर की संख्या है वो वैरी करती है, ध्यान रखना। अगर 1 है तो ये मोनोकॉट का कैरेक्टर होगा, जर्म पोर 2 है या 3 है तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक डाइकॉट पॉलन की होती है। किसकी होगी? डाइकॉट पॉलन की। क्लियर? नाउ अब इस पॉलन के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है जो काफ़ी एक्टिव है, और ये जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है। क्लियर? ये हुआ नॉर्मल स्ट्रक्चर पॉलन का। अब पॉलन की कुछ अपनी सिग्निफिकेंस है। क्या है? पॉलन ग्रेन को बेटा हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम पॉलन बी कहते हैं या बी टैबलेट है। मार्केट में आप जाओगे तो पॉलन बी की बहुत सारी टैबलेट आती हैं जिसे हम एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप देखो, टैबलेट के फॉर्म में भी है, बी के फॉर्म में भी है, एंड सिरप के फॉर्म में भी होता है। आप देखो यहाँ। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस pollen grain can be preserved in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द pollen grain has different viability period। डिफरेंट वायबिलिटी पीरियड कहते हैं। वायबिलिटी पीरियड का मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजिया से बाहर आने के बाद पॉलन ग्रेन कितने समय के लिए एक्टिव रहता है, और उसी एक्टिव पीरियड के अंदर इसको पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, अदरवाइज हमारा पॉलन स्टेराइल कर जाएगा। तो कुछ ऐसे फैमिली मेंबर हैं, ऐसे एग्जाम्पल जैसे ग्रासेस हैं, ग्रामनी फैमिली है, वीट है, पैडी है, उनमें पॉलन की वायबिलिटी पीरियड आप देखो 30 मिनट होती है, सिर्फ 30 मिनट। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली है जहाँ पर 1 मंथ से 2-3 मंथ से ज़्यादा होते हैं, जैसे रोजेसी फैमिली, रोज फैमिली को कहते हैं रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, पी बीन्स वाली फैमिली, जहाँ पूरे आप कर सकते हो लेग्यूम वाली फैमिली, दाल वाली फैमिली, सोलानेसी फैमिली, पोटैटो फैमिली बोलते हैं। इन सारी फैमिली में पॉलन की जो वायबिलिटी पीरियड है 3 to 4 मंथ होता है। क्लियर? नाउ बट pollen next significance is pollen may cause pollen allergy is the most important significance। हमारे सिलेबस में एक एग्जाम्पल है, देखो पार्थेनियम। पार्थेनियम को क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास। क्लियर? एंड दिस कैरेट ग्रास पार्थेनियम came into India from the USA, United States of America, through imported wheat in 1954। क्लियर? अब बच्चे यहाँ क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग तो अब ग्रेन में इंडिपेंडेंट हैं, तो हम व्हीट यूएसए से क्यों इंपोर्ट कर रहे थे? तो आप देखो, हमने इंपोर्ट किया 1954 में, और हम इंडिपेंडेंस कब हुए हैं? 1947 में। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय हम ग्रेन के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट नहीं थे, दूसरे कंट्रियों से हमें अपने फूड ग्रेन मंगाने पड़ते थे। यही रीज़न है कि उस समय ये पॉलन इंडिया में आ गया। क्लियर? तो ये हुआ पॉलन और उसके सिग्निफिकेंस। अब अगले डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि पॉलन की डेवलपमेंट कैसे होती है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। क्लियर? तो अब देखो, ये आपका कन्फिग्रेशन है पॉलन का। अब ध्यान से देखो, ये पॉलन बाहर वाली लेयर 2 लेयर दिख रहा है आपको बेटा, ये है एक्साइन, और अंदर वाली लेयर आपको दिख रहा है इन टाइम। क्लियर? अभी तक पॉलन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है, और पॉलन डिवाइड होकर स्पर्म बनाता है, 2 स्पर्म बनाएगा। तो ऑफकोर्स पॉलन हैप्लॉइड है, तो डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। बट आप सभी को पता है कि जब कोई भी सेल डिवीजन में जाता है तो उसके पहले वो अपनी तैयारी करता है, प्रिपरेटरी फेज में जाता है। और प्रिपरेटरी फेज क्या है बेटा? सबसे पहले हमारा इंटरफेज है G1, उसके बाद आता है S फेज, उसके बाद आता है G2 फेज, उसके बाद फिर हम कैरियोकाइनेसिस में जाते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस में जाकर सेल अलग होता है। तो आप सभी ने पढ़ा है कि G1, S और G2 फेज में RNA, DNA और सारे ऑर्गेनेल की डुप्लीकेशन होती है।
तो जब सारे कंटेंट डुप्लीकेट होंगे, डबल होंगे, तो ऑब्वियसली सेल की साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो जैसे सेल की साइज बड़ी होती है, साइटोसोल डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण यहां देखो वैक्यूल अपीयर हो जाता है। क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता है, आप देखो वैक्यूल और साइज बड़ी हुई, दोनों वैक्यूल एक साथ जुड़ गए। क्लियर। एंड नाउ यहां पर फिर सेल साइटोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में जा रहा है, सॉरी। अब देखो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बट यहां पर आपके बुक में ये डिस्कशन है कि एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिक स्पिंडल कहने का मतलब यहां साइटोकाइनेसिस एसिमेट्रिकल हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस नहीं। ये ध्यान रखना, अगर सेल डिवाइड कर कर फंक्शनल सेल बना रहा है, दोनों सेल फंक्शनल है, तो आप ध्यान रखना वहां कैरियोकाइनेसिस कभी भी एसिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखो एनाफेज में आपने देखा होगा कि दोनों पोल पर इक्वल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होकर डिवाइड होकर पहुंच जाते हैं, और फिर ये बाद में न्यूक्लियर डिवीजन के साथ दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ कैरियोकाइनेसिस अलग होगा तो इमेजिन करो नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए की अमाउंट कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। मान लो इधर 4 है और एक इधर इस पोल से दूसरी पोल पर चला गया, तो यहाँ बेटा 5 हो गया, और दूसरी पोल पर एक कम हो गया, तो यहाँ पर संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम डीएनए का होगा, वो सेल कभी भी फंक्शनल नहीं होगा। तो कंडीशन आपको याद रखना है कि कभी भी एसिमेट्रिकल डिवीजन हो रहा है और दोनों प्रोडक्ट सेल फंक्शनल है, तो आपको समझ आना होगा कि वहाँ साइटोकाइनेसिस एसिमेट्रिकल हुई है, कैरियोकाइनेसिस कभी एसिमेट्रिकल नहीं हुई है। अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर देखो यहाँ साइटोकाइनेसिस हुआ, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद पॉलन जब फाइनली डिवाइड किया तो दो सेल में डिवाइड कर गया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब ध्यान से देखो, वेजिटेटिव सेल की साइज काफ़ी बड़ी है, ये लार्जर सेल होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल। ये ध्यान रखना है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल। क्लियर। जबकि जो ये स्मॉलर सेल है, ये स्मॉलर सेल देख रहे हो आप, ये है जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल काफ़ी छोटा होता है, और ये इतना छोटा होता है कि वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते रहता है। याद रखना, फ्रीली फ्लोटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्लियर। ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते रहता है, न्यूट्रिशन लेते रहता है, और यही सेल जनरेटिव सेल ही बाद में डिवाइड कर कर मेल गैमीट बना लेता है, और दो मेल गैमीट बनाता है, दो स्पर्म बनाता है। क्लियर। तो जो ये डेवलपमेंट हुई पॉलन ग्रेन की यहां तक, वो अभी भी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है बेटा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में, ठीक है, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में जो हमारा पॉलन है इसी 2 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है। तो दैट मीन दिस पॉलन सेड एट 2 सेल्ड स्टेज। क्लियर। माइक्रोस्पोरेंजिया से इसी 2 सेल्ड स्टेज में ये बाहर आ जाते हैं, जबकि जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म है, 40% एंजियोस्पर्म है। अब यहाँ ध्यान देना कि जो हमारा ये जनरेटिव सेल है, छोटा सा जनरेटिव सेल, ये डिवाइड कर कर पहले ही 2 स्पर्म बना लेता है, और ये वेजिटेटिव सेल, तो ये हुआ वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया 2 स्पर्म। तो टोटल कितने सेल हो गए बेटा, 3 सेल स्टेज। इसका मतलब कि रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया से कितने सेल स्टेज में बाहर आएगा, 3 सेल स्टेज में। 60% एंजियोस्पर्म में कितने सेल स्टेज में बाहर आ रहा है, 2 सेल स्टेज में। क्लियर। हाँ, पॉलिनेशन के बाद जब ये
दोनों ही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, चाहे ये 2 सेल स्टेज में हो या फिर फर्दर 3 सेल स्टेज में हो। आगे की डेवलपमेंट कब होगी? आफ्टर पॉलिनेशन ऑन स्टिग्मा। क्लियर है? ये समझ में आई आपको पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट? तो यहां तक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म हुआ, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट यहाँ तक पूरी हुई। आगे की फर्दर डेवलपमेंट हम तब करेंगे जब पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की डिस्कशन यहीं तक। अगला डिस्कशन बेटा हम लोग शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कंटिन्यू फॉलो करते रहें। थैंक यू एवरीवन।